नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर असामान्य मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है दुर्भिति, जिसको इंग्लिश में फोबिया कहते हैं। आज की क्लास में हम आपको फोबिया क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा क्या होता है, साथ ही साथ इसके लक्षण क्या होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और फोबिया होने के कारण क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो टॉपिक आपका है वो आपके BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। चिंता विकृति के प्रमुख प्रकारों में फोबिया भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इससे पहले हमने चिंता विकृति के जो पहला प्रकार था सामान्यीकृत चिंता विकृति GAD, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम आपको डिटेल में फोबिया के बारे में पढ़ाने वाले हैं और इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बाद में उसका लिंक डाल दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं कि फोबिया क्या होता है और फोबिया कैसे व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। तो अगर हम फोबिया के अर्थ की बात करें तो देखिए, दुर्भिति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक मान्यता में भय के देवता, ठीक है, ग्रीक मान्यता में भय के देवता को फोबास, ठीक है, फोबास कहा जाता है। उसी से फोबिया की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका आशय क्या होता है, एकदम सिंपल में समझे। दुर्भिति का आशय होता है भय, भीषिका, आशंका, आतंक एवं डर, ठीक। इतने में आपको सिंपल में अर्थ अगर पूछे कोई दुर्भिति क्या है तो आप कहिए कि दुर्भिति की उत्पत्ति ग्रीक मान्यता के अनुसार भय के देवता फोबास से मानी जाती है, जिसका अर्थ है क्या, जिसका अर्थ है भय, भीषिका, आशंका, आतंक एवं डर, ठीक। आगे बात करते हैं हम सार्सन एवं सार्सन की परिभाषा की अगर हम देखें 2002 तो एक ऐसी चिंता विकृति है। इसको चिंता विकृति क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये चिंता विकृति का प्रमुख प्रकार है। यह भी एक प्रकार की चिंता ही है जिसमें व्यक्ति मुख्यतः अतार्किक, जिसका कोई तर्क न हो, जिसका कोई वैल्यू न हो, एवं स्पष्ट भय का प्रदर्शन करता है, ठीक है। यानी कि कहने की ये तात्पर्य सार्सन महोदय कह रहे हैं कि यह एक ऐसी चिंता विकृति जिसमें व्यक्ति अतार्किक, अवास्तविक किससे भय से ग्रसित होता है, ठीक है, लेकिन उसका वो प्रदर्शन क्या करता है, स्पष्ट रूप से करता है, ठीक है। व्यक्ति भयभीत तो होता है जरूर, जो भयभीत व्यक्ति होगा तो उसका जो प्रदर्शन शारीरिक रूप में होगा तो वो होगा, लेकिन वो अतार्किक होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है, यही कह रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा परिभाषा बिटन एवं लाड 2003 के अनुसार दुर्भितीय विकृति में किसी ऐसी वस्तु या परिस्थिति से संबंधित सतत यानी कि लगातार एवं अतार्किक भय पाया जाता है जिससे वास्तव में कोई खतरा नहीं है, ठीक है। बिटन एवं लाड महोदय कह रहे हैं कि दुर्भितीय विकृति में क्या होता है, व्यक्ति में लगातार क्या होता है, वस्तु या परिस्थिति से संबंधित अतार्किक भय पाया जाता है, ठीक है, और जिससे वास्तव में कोई खतरा नहीं होता है लेकिन फिर भी उससे व्यक्ति भयभीत होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मकड़े से डर जाते हैं, काकरोच से डर जाते हैं, वो काकरोच से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो काकरोच से, मकड़े से उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उससे वो इतना ज़्यादा डरते हैं जैसे लगता है कि वो सही में उससे बहुत ज़्यादा उनके अंदर खतरा है, ठीक। ये अर्थ परिभाषा हो गया। अब हम बात करेंगे कि अगर दुर्भितीय विकृति किसी के अंदर हमको पता करना हो, किसी मानसिक रोगी के अंदर पता करना तो कैसे हम पता करेंगे। तो कुछ लक्षण दिए हुए, अगर वो लक्षण उसमें मैच खाता है तो क्या है, व्यक्ति फोबिया से ग्रस्त है। सबसे पहला सतत यानी कि लगातार तथा अतार्किक भय की अनुभूति। जो दुर्भिति का रोगी होगा, पेशेंट होगा, वो लगातार क्या होगा, उसके अंदर भय की अनुभूति, उसे भय का या डर का एहसास होगा, ठीक है, लेकिन वो जो भय डर रहेगा वो अतार्किक है, वो उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाएगा। दूसरा, वास्तविक खतरा न होने पर भी भय का प्रदर्शन। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना, मकड़े से व्यक्ति डरता है, इसमें खतरा वास्तविक नहीं है, फिर भी क्या है, वो भय का प्रदर्शन करता है, ठीक। तीसरा है, व्यक्ति भय संबंधी वस्तु से दूर रहना चाहता है, और व्यक्ति जिस भी वस्तु से परिस्थिति से डरता है उससे वो क्या है, हमेशा दूरी बना के रखना चाहता है, क्या है, चाहे वो वस्तु बहुत छोटी सी छोटी हो। तीसरा है, अगला है कपकपी एवं पसीना का प्रदर्शन। जब व्यक्ति डरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका BP हाई हो जाएगा,
तो उसके अंदर कपकपी, शरीर में उसके वाइब्रेशन और साथ ही साथ पसीना भी उसको आता है। अगला है दुर्विधि कारण स्पष्ट रहता है परंतु वह वास्तव में कोई खतरा नहीं होता है। जैसे जिस व्यक्ति में दुर्विधि होता है, दुर्विधि से वो ग्रस्त है, तो वो कारण स्पष्ट होता है। जैसे कि व्यक्ति मकड़े से डर रहा है तो ये कारण स्पष्ट है, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं होता है। अगला है व्यक्ति किसी मुद्दे पर निर्णय ले, ऐसे इस प्रकार के जो रोगी होते हैं या व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर दुर्विधि पाई जाती है, वो क्या है, किसी भी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पाते। वो सोचते हैं कि हमारा निर्णय गलत साबित हो जाएगा। अगला है दुर्विधि तीव्र हो जाने पर दैनिक जीवन समायोजन कठिन। जब दुर्विधि बहुत ज़्यादा दुर्विधि से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है तो वो दैनिक दिनचर्या में क्या है, अपने आप को बैठा नहीं पाता है, उससे समायोजन नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये कुछ लक्षण हुए जिसके आधार पे आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति दुर्विधि से पीड़ित है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दुर्विधि के प्रकार। तो अगर दुर्विधि के प्रकार की बात करें तो दुर्विधि के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं। पहला विशिष्ट दुर्विधि, दूसरा यहाँ पे है एगोराफोबिया, ठीक, तीसरा है सामाजिक दुर्विधि। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि विशिष्ट दुर्विधि क्या होता है, एगोराफोबिया क्या होता है, सामाजिक दुर्विधि क्या होता है। तो विशिष्ट दुर्विधि एकदम सिंपल आप समझिए, आपको मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप चीज़ों को अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट दुर्विधि क्या है, एकदम सिंपल समझिए। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उपस्थिति, उनके नाम या क्या होता है, नाम की चर्चा या कल्पना मात्र से डरने लगता है तो उसे विशिष्ट भय कहते हैं। क्या होता है इसमें, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उपस्थिति, ठीक है, जैसे मकड़ी की उपस्थिति या उनके नाम की चर्चा, ठीक है, उसके नाम की चर्चा कोई करेगी। जैसे कोई व्यक्ति पानी से डरता है तो अगर उसका दोस्त बात कर रहा है कि समुद्र में हम तैर रहे थे या नदी में तैर रहे थे तो उससे भी वो डर जाएगा, या उसकी कल्पना करने से ही व्यक्ति डर जाता है तो उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट भय कहेंगे या विशिष्ट दुर्विधि कहेंगे। जैसे बहुत से व्यक्ति कुत्ते से डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं या किसी वस्तु या बीमारी आदि का अनावश्यक रूप से वो भय करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, हम विशिष्ट भय। अब विशिष्ट दुर्विधि के भी कई प्रकार होते हैं जिसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं, इसको समझिए आसानी से आप। देखिए, पहला है पशु दुर्विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये क्या दुर्विधि क्या होता है, ये पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों से संबंधित जो भय होता है व्यक्ति के अंदर, अनावश्यक भय होता है, उसे क्या कहते हैं, पशु दुर्विधि। जैसे यहाँ पे बताया गया है मनोविज्ञान में, आपके असामान्य मनोविज्ञान में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ते से भयभीत हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, साइनोफोबिया। कोई व्यक्ति मकड़े से भयभीत हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अर्चानोफोबिया। कोई व्यक्ति चिड़ियों से भयभीत हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एबिशोफोबिया। कोई व्यक्ति रोगाणुओं से भयभीत हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, मीसोफोबिया। कोई व्यक्ति सांप से भयभीत हो रहा है तो उससे क्या कहेंगे, ओफिडोफोबिया। और कोई व्यक्ति बिल्ली से भयभीत हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एलियोरोफोबिया। और कोई व्यक्ति घोड़े से भयभीत हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इक्योनोफोबिया। ठीक है, एकदम अलग अलग नाम। कोई व्यक्ति सांप से भयभीत हो गया तो उसे ओफिडोफोबिया कर दिए, कोई व्यक्ति बिल्ली से भयभीत हो गया तो उसे एलियोरोफोबिया। तो ये रहा पशु दुर्विधि, यानी कि पशु और क्या होता है, पक्षी, कीड़े मकोड़े से संबंधित जो भय होता है उसे हम पशु दुर्विधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे है निर्जीव वस्तुओं से संबंधित भय। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत से व्यक्ति क्या है, ऐसे वस्तु जो निर्जीव होते हैं उससे भी वो बहुत ज़्यादा डरते हैं या भयभीत हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित भय। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भय के बारे में लिखा है और उसको क्या कहा जाता है, कौन सा फोबिया कहा जाता है, ये भी हमने बताया है। देखिए, कोई व्यक्ति भीड़ से भयभीत हो रहा है ज़्यादा तो ओछोलोफोबिया। कोई व्यक्ति जल से ज़्यादा डर रहा है तो हाइड्रोफोबिया। कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है तो नेक्ट्रोफोबिया। कोई किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है तो एक्रोफोबिया। कोई व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा करने से डर रहा है तो एवियोफोबिया। कोई व्यक्ति आग से भयभीत हो रहा है तो पायरोफोबिया। ठीक है, ये निर्जीव वस्तु है, इससे व्यक्ति क्या है, अतार्किक भय उसके अंदर उत्पन्न होता है। अगला है बीमारी या चोट से संबंधित भय। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको किसी बीमारी या चोट से भी संबंधित भय उनके अंदर होती है, इसको हम कहते हैं नोसोफोबिया। ठीक है, इसमें भी कौन कौन सी बीमारी या चोट से संबंधित भय होता है और उसको क्या कहते हैं, जैसे मृत्यु से भय। मृत्यु से भय तो हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होता है उसे हमेशा ये होता है कि क्या है, हमारे पे कोई संकट आने वाला है, कोई हमें जान से मारने वाला है, अब हम मरने वाले हैं, तो उसे कहेंगे थैनेटोफोबिया। कैंसर से भय, कैंसर जो है एक खतरनाक बीमारी, इससे भय बहुत ज़्यादा है तो कैनियरोफोबिया। यौन रोग,
यौन रोग से संबंधित जो भी डर है उसको वेनूरोफोबिया। तो ये बीमारी चोट से संबंधित भय हो गया। अब चौथा इसमें रक्त सुई दुर्बी। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खून देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। और कई व्यक्ति होते हैं बड़े भी हो गए रहते हैं, तो फिर भी क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, इंजेक्शन लगता है उनको तो बहुत ज़्यादा उससे घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो चिल्लाने लगते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, रक्त सुई दुर्बीति कहेंगे। एगोराफोबिया ये जो होता है महिला और पुरुष दोनों में भी समान रूप से पाया जाता है। एगोराफोबिया अगर हम बात करें ये दुर्बीति का दूसरा प्रकार है। तो एगोराफोबिया में क्या है, बेसिकली इसको समझिए कि ये क्या है, ग्रीक भाषा में एगोरा का आशय क्या है, सार्वजनिक स्थल से है। ग्रीक भाषा में एगोरा का आशय है सार्वजनिक स्थल से है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, एगोराफोबिया से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, वो सार्वजनिक स्थल, खुले स्थानों और बाजारों में जाने से डरते हैं। इससे संबंधित जो भय होता है उसे एगोराफोबिया कहते हैं। उनको हमेशा डर होता है कि अगर हम खुले स्थान में जाएंगे तो सार्वजनिक स्थान में जाएंगे तो कोई हमको मार सकता है, कोई आतंकी घटना हो सकती है, या तो हमें कोई चोट लग सकता है। मतलब उनको यहाँ पे जाने में हमेशा डर लगता है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, इसको एगोराफोबिया कहेंगे। अगले प्रकार जो है उसके बारे में अगर हम बात करें आपसे तो वो है सामाजिक दुर्बीति। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, समाज से जो कट जाते हैं व्यक्ति, समाज के जो चोर होते हैं व्यक्ति, ठीक है, समाज के साथ जो अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं व्यक्ति, वो सभी व्यक्ति क्या है, इस प्रकार के फोबिया के अंतर्गत आते हैं। हम देख लेते हैं। इस दुर्बीति की शुरुआत जो होती है, ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था में व्यक्ति में होती है, क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति क्या है, समाज से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता है। यह एक ऐसा अतार्किक भय है, बार बार अतार्किक दे रहा है, यानी कि बिना तर्क के भय है, जिसमें व्यक्ति को यह आशंका रहती है कि वो लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। ये कौन सी परिभाषा दिया है, शासन 2002। मतलब सामाजिक दुर्बीति में क्या होता है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है हमेशा उसे आशंका रहता है कि व्यक्ति क्या उसका मूल्यांकन करेंगे। वो समाज में जाने से डरता है, लोगों से अच्छे से बातचीत नहीं करता है, घुलता मिलता नहीं है। वो करते हैं कि लोग उसको जज करेंगे, उसको रहन सहन को, उसके पहनावे को। इससे क्या है, उसके अंदर क्या है, इस प्रकार की फोबिया की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको हम सामाजिक दुर्बीति कहते हैं। तो ये जो रहा दुर्बीति का क्या रहा, दुर्बीति के प्रकार के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम देख लेते हैं कि दुर्बीति होता क्यों है, इसके कारण क्या है। इटियोलॉजी ऑफ फोबिया, कॉजेज ऑफ फोबिया। तो दुर्बीति के कुछ प्रमुख कारण आपके सामने। सबसे पहला क्या है, चिंता का विस्थापन। कई व्यक्ति क्या करते हैं, चिंता से बचने के लिए क्या कर देते हैं, चिंता से बचने के लिए उसको क्या कर देते हैं, किसी वस्तु परिस्थिति के साथ अपने मन में फोबिया उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा चिंता हो गया है, तो वो देखेंगे, आप देखे होंगे कि वो असमान व्यवहार करते हैं। कई व्यक्ति शारीरिक गतिविधियां करता है, ठीक है, जैसे हाथ को उचकाता है या कुछ और करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर से हंसता है। कोई व्यक्ति क्या है, किसी अन्य वस्तु को देखकर जो है डर, अतार्किक भय, डरेगा। तो क्या है, वो चिंता का विस्थापन करने के लिए भी व्यक्ति के अंदर फोबिया होता है। दूसरा है खतरनाक आवेगों के प्रति सुरक्षा। जो डेंजरस इम्पल्स है उससे सुरक्षा करने के लिए भी व्यक्ति के अंदर क्या है, फोबिया अपने आप में विकसित कर लेता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति कई ऐसे खतरनाक आवेग होते हैं जिससे अपनी सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति क्या है, अपने अंदर फोबिया की उत्पत्ति कर लेता है। खतरनाक आवेग में जैसे आपने देखा कि व्यक्ति सांप से डरता है, आग से डरता है, और कई चीज़ों से जो है खतरनाक आवेग उसको हमेशा रहता है कोई हमसे जान से मारने वाला है। तो क्या है, वो इससे बचने के लिए अपने अंदर फोबिया की उत्पत्ति कर लेता है। तीसरा अनुबंधन। कभी कभी व्यक्ति क्या है, अनुबंधन मतलब क्या होता है, एक व्यवहार को दूसरे व्यवहार के साथ जोड़कर तीसरा व्यवहार सिखा देना। तो व्यक्ति क्या है, कभी कभी अनुबंधन के कारण भी फोबिया अपने अंदर ग्रसित कर लेता है। कैसे ग्रसित कर लेता है अनुबंधन? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हो गया, अब कोई व्यक्ति नदी में नहा रहा है, ठीक है, एक बार उसमें वो डूबते डूबते बच गया, तब वो व्यक्ति क्या होगा, पानी से इतना ज़्यादा डरेगा कि उसके अंदर क्या हो जाएगा। अभी बताया था हमने, जल से संबंधित भय बताया था आपको, ठीक, उसके अंदर जल दुर्बीति उत्पन्न हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। ठीक, तो इसी को अनुबंधन, उसने पानी को डूबना जोड़ लिया, क्या है कि इसमें क्या है, हमारे जान को जा सकती है, ठीक है, मृत्यु हो सकती है हमारी। तो वो अब पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, इतना डरता है
कि अगर उसके कमरे में बाथ टब भी है तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। चौथा है जैविक कारक। जैविक कारक जैसा कि हमने आपको बताया है कि जैविक कारक मतलब होता है आनुवंशिकता, ठीक, यानी कि जन्म से। कभी कभी क्या होता है कि कह रहे व्यक्ति को आनुवंशिकता के माध्यम से भी क्या है व्यक्ति के अंदर फोबिया की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि अगर माता पिता में से कोई किसी के अंदर फोबिया की उत्पत्ति होती है तो जींस के माध्यम से वो बच्चे में जाता है तो बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा होता है बहुत कम, ठीक है। लेकिन जैविक कारक को भी हम देख सकते हैं। मनोगतिकी कारक या मनोवैज्ञानिक कारक क्या होता है, जब व्यक्ति में अचेतन द्वंद्व की उत्पत्ति होती है, जब व्यक्ति में क्या होता है ऐसी इच्छा, ऐसी विचार जो नहीं पूरी हो पाती है, वो कहाँ चला जाता है, अचेतन मन में चला जाता है और बार बार व्यक्ति को घुमाता है। कोई ऐसी घटना घट गई किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा कि व्यक्ति क्या है उससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, डर उसके अंदर बढ़ गया, तो वो डर क्या है फोबिया का रूप दे लेता है। तो इसको मनोवैज्ञानिक कारक या मनोगतिकी कारक कहते हैं। तो ये दुर्वृत्ति के कुछ प्रमुख कारण है जिसके बारे में हमने समझाया। इन सभी का नोट्स आपको जो है मिल जाएगा, आप अच्छे से जो है नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में दुर्वृत्ति के जो पेशेंट होते हैं होते कैसे हैं। देखिए जैसे कि कई मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, इसमें फिर एक उदाहरण लिया। एक हिल्दा नामक 32 वर्षीय महिला थी, ठीक है, उसका नाम, एक महिला थी उसका नाम क्या था, हिल्दा, और उसका उम्र क्या था 32 वर्ष। वो बर्फ से अत्यधिक भयग्रस्त रहती थी, यानी कि बर्फ से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसका नाम आने पर घबरा जाती है, अगर कोई बर्फ के बारे में चर्चा भी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। बर्फ को देखना संभव ही नहीं था, ठीक है, बर्फ को वो देखना ही नहीं चाहती थी। जब नामा से घबरा जाती थी तो देखिएगी क्या, दैनिक दिनचर्या पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और उसका क्या है ये सब का उसके जो डेली की रूटीन थे उस पर क्या है बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। जांच से पता चला कि उसमें व्याप्त दुर्वृत्ति 17 वर्ष की आयु में उत्पन्न हो गई थी। जब मनोवैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने जांच किया तो पाया कि यह दुर्वृत्ति उसके अंदर 17 वर्ष की आयु में उत्पन्न हो गई। क्यों उत्पन्न हो गई, क्योंकि बर्फ पर खेलते समय कुछ क्षण के लिए वो उसी में दब गई। इस घटना की उसे याददाश्त नहीं की। 17 वर्ष की आयु में वो बर्फ में खेल रही थी, अब कुछ समय के लिए उसका पैर फिसला, वो बर्फ के अंदर ही दब गई थी, जिससे क्या है, और यह घटना क्या है उसको याद नहीं था और तभी से क्या है उसके अंदर बर्फ से संबंधित दुर्वृत्ति उत्पन्न हो गई। उपचार के दौरान पता लगा तो उसे बताया गया। जब जो मनोचिकित्सक या मानसिक डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तो परिवार से पता चला कि 17 वर्ष में ऐसा घटना हुआ था, तो उसके बारे में क्या है उसको बताया गया जो पेशेंट था। अब बताने के बाद क्या हुआ, जब उस घटना को उसको याद दिलाया गया तो क्या हुआ, उसका जो दुर्वृत्ति था बर्फ से संबंधित समाप्त हो गया। जैसे कोई व्यक्ति पानी से डर रहा है, पानी में जाने में, पानी से एक बार वो डूबा, उसके अंदर इतना ज़्यादा डर बढ़ गया कि वो पानी में जा रहा, तो एक बार उसको आप पानी में ले जाइए, पानी संबंधित दुर्वृत्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने आपके BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात किया है वह है दुर्वृत्ति, फोबिया क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में आपसे चर्चा किया। फिर भी अगर कुछ आपको इससे संबंधित आपके मन में क्वेश्चन रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।